बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर है, उसके आखिरी एक दो आर्टिकल रह गए हैं। आपको याद है कि मैंने कहा था चैप्टर नंबर 17 के मैंने 3 हिस्से किए थे। पहले हिस्से के अंदर मैंने आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में सारा पढ़ा दिया था, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक मॉडुलस। और फिर दूसरे चैप्टर के हिस्से के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि हमने सॉलिड को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया था। याद है आपको? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, जिसमें मैंने आपको एनर्जी बैंड थ्योरी और सारा ये पढ़ाया। आज हम चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर का तीसरा हिस्सा हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर 2 टॉपिक हैं। एक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और एक है हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस पर तो इससे अगला लेक्चर बनेगा। तो आज मैं आपको समझाऊंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अच्छा बच्चे, मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बच्चों को शायद थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आज के बाद सबसे आसान टॉपिक ही आपको यही लगेगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, ज़रा तवज्जो करें, हम देखना चाहते हैं कि सॉलिड के अंदर क्या कोई मकनातीस वाली खुसूसियात हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो स्टार्ट के अंदर तो आपकी बुक वाले ने कुछ इंट्रोडक्शन वाली बातें की हैं, तो आइए ज़रा देखते हैं। ये मेरे हाथ में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ये एक मैग्नेट है, आपने देखा भी होगा, ठीक है? ये मैग्नेट है, ठीक है? मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल होता है, आपको पता है? अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से लाइनें निकलती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, हमें नज़र नहीं आती। तो बच्चे, ये शुरू के अंदर ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आप ज़रा इसको नोट करें। फिर जो इसकी टाइप्स आएंगी ना 3, पैरा, डाया और फेरो, तो बड़े मज़े के कॉन्सेप्ट हैं और कुछ प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के ऊपर आपने तवज्जो करना है, क्योंकि चैप्टर ही सॉलिड के बारे में है। अच्छा, बुक वाला कहता है कि आप बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि चैप्टर नंबर 14 के अंदर सोलिनॉइड वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा। आपको पता है हमने पढ़ा था, एम्पेयर साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया कि जिस वायर में से करंट पास करता है, जिस वायर में से, उस वायर के इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पेयर कहता कि अगर करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो क्या इस मैग्नेट के अंदर भी चार्ज नहीं है? क्या किसी मैग्नेट के अंदर भी तो चार्ज हो सकता है ना? तो जब एम्पेयर ने यह बात की, उस वक्त तो लोगों ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उस वक्त जब उसने ये कहा कि वायर में से चार्ज के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो सॉलिड में भी तो चार्ज है ना। बात समझ आई? तो बुक वाला यही आपको समझाना चाह रहा है कि अगर ये देखें, ये 2 MCQs आप लोग नोट करेंगे। ये मेरे पास एक मैग्नेट है, दिस इज अ लॉन्ग बार मैग्नेट। आपको बच्चे याद रखिएगा, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल इसी तरह इधर क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर को निकलती हैं और नेगेटिव से इनवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, और खत्म हो जाती हैं। जरा तवज्जो करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में फर्क क्या है? बच्चों को पता नहीं होता, रटे मारे होते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई, नेगेटिव पे खत्म होगी, फिर पॉजिटिव से शुरू हुई, नेगेटिव पे एंड हो गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं होती बच्चे, यही दोनों में फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ से इनवर्ड, और यहां पे जाकर रुक नहीं जाती, फिर साउथ से नॉर्थ, यानी कि ये एक क्लोज लूप बनाती हैं। और ये आपके पेपर में MCQs पूछा जाता है, किसी भी मैग्नेट के अगर हम बाहर देखें ना, बाहर,
तो हमें लाइनें नजर आती हैं नॉर्थ से साउथ। तो ये एमसीक्यूज आप लोग नोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, नॉर्थ से, एन का मतलब है नॉर्थ पोल, एस का मतलब है साउथ पोल। आउटसाइड, ये मैग्नेट है ना, इसके बाहर देखें आप, नॉर्थ से साउथ, और ये खत्म नहीं होती, फिर साउथ से नॉर्थ। तो अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे, मैग्नेट के अंदर देखेंगे, तो आपको लाइनें नजर आएंगी साउथ से नॉर्थ। बात समझ आ रही है? तो ये बच्चे दो एमसीक्यूज हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। जब आप मैग्नेट के बाहर देखेंगे, जब आप किसी मकनातीस के बाहर देखेंगे, तो आपको नॉर्थ से साउथ तक लाइनें नजर आएंगी, फिर साउथ से फिर नॉर्थ तक जाती हैं। तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसा नहीं थी, वो तो बस पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म। और एक और बड़ा मजे का फर्क है दोनों में, पॉजिटिव चार्ज अकेला हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लेकिन भाई साहब नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। आप अगर मकनातीस को काट दें ना, तो वो जो छोटे छोटे से दो टुकड़े बन जाएंगे, वो अपना नॉर्थ और साउथ पोल बना लेंगे। यानी कि आप लोग, ये आपकी बुक में कुछ बातें नहीं लिखी, लेकिन ये बतानी बड़ी जरूरी थी। नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। जहां पे नॉर्थ पोल होगा वहां पे साउथ पोल भी होगा। तो नॉर्थ और साउथ पोल इकट्ठे होंगे जब भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है, वहां पर अकेला पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो बच्चे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में थोड़ा सा फर्क समझाया है, ठीक हो गया? तो ये दो एमसीक्यूज आपको याद हो गए। मैग्नेट के बाहर लाइनें कैसे हैं, नॉर्थ से साउथ, अंदर कैसे हैं, साउथ से नॉर्थ। ओके, और ये जो लॉन्ग बार मैग्नेट है ना, ये बुक वाला कहता है ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है लाइक अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। एमसीक्यूज नोट कर लें जी, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। लॉन्ग, ये मैंने सोलिनॉइड बनाया नहीं है, आपकी बुक में बना हुआ है, देखिए 4 डायग्राम में है। लॉन्ग बार मैग्नेट को वो कंपेयर कर रहा है करंट कैरिंग सोलिनॉइड की वजह से, कि कहता है कि अगर सोलिनॉइड में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेट में भी तो करंट है। कहता है मैग्नेट में भी कहीं ना कहीं चार्ज मूव कर रहे हैं। वो चार्ज क्या है, एटम का बेसिक स्ट्रक्चर ही है ना, जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बात समझ आई? तो कितने एमसीक्यूज हो गए, 1 2 और ये 3, ये पेपर में आते हैं एमसीक्यूज। लॉन्ग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होता है, जिस तरह एक सोलिनॉइड का होता है। अच्छा जी, अब इधर आ जाए, अगर आपके पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट हो, ये छोटा मकनातीस हो, तो फिर कैसे होगा, वही कॉन्सेप्ट वही है। मैग्नेट से बाहर देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ। तो ये देखें, ये लूप बनेगा एक। तो कहता है एक शॉर्ट बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लाइक अ सिंगल लूप, सिंगल लूप। आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है कि वो शॉर्ट बार मैग्नेट को, दूसरी डायग्राम देखेंगे, इधर डॉट और इधर क्रॉस बना होगा, डॉट से आउटवर्ड है, क्रॉस से इनवर्ड है। तो ये जिस तरह एक लूप होता है ना, डॉट और क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर 14 के अंदर सोलिनॉइड में समझाया हुआ है। तो बहरहाल जी, तो ये एमसीक्यूज है बेटा, आपने इनको नोट कर लेना है। लॉन्ग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सोलिनॉइड की तरह होता है, शॉर्ट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड सिंगल लूप की तरह होता है, एक छोटी सिंगल लूप की तरह। और मैग्नेट के बाहर आप देखेंगे तो लाइनें आपको नॉर्थ से साउथ जाती हुई नजर आएंगी, मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ। ठीक है, और फर्क क्या है दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से फिर नॉर्थ, क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक अ क्लोज लूप। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग-अलग किया जा सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। जहां पे नॉर्थ पोल होगा वहां पे साउथ पोल भी लाजमी होगा। जरा आप इनको नोट करें, फिर हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। शाबाश।
तो जी बेटा अब जरा नोट करें, मैग्नेटिक डाईपोल क्या है? डाई का मतलब होता है दो, और पोल होते हैं जिस तरह नहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो डाईपोल यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल इकट्ठे ही होंगे जब भी होंगे। तो मैग्नेटिक डाईपोल देखें जी, एन एटम इन विच देर इज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव अ टाइनी मैग्नेट, टाइनी कहते हैं छोटा, कि जिसमें एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे से मैग्नेट के तौर पर बिहेव करे, ऐसे मैग्नेट को, ऐसे एटम को हम मैग्नेटिक डाईपोल कहते हैं। जरा मैं समझाता हूं आगे चल के, जरा तवज्जो करें। अच्छा जी अब हम टाइप्स पढ़ते हैं। अच्छा जरा तवज्जो करें बच्चे, ये मैग्नेट की 3 टाइप्स नहीं है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड। यहां पर बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैग्नेट की 3 टाइप्स मैं बता रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मैग्नेट की 3 टाइप्स नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है? फिजिक्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की 3 टाइप्स हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, और डाया उसका उलट है। तो पैरामैग्नेटिक, ये पैरा डाया फेरो किसकी टाइप्स हैं? सॉलिड की। बात समझ आई? इसको मैं सादा देसी लफ्जों में समझाता हूं, अभी आपको जरा तवज्जो करें, पहले आपकी बुक में जो लिखा वो समझा देता हूं। पहले ना आप इस डायग्राम पे गौर करें। एटम का देखें, सॉलिड है ना, सॉलिड की 3 टाइप्स हैं, पैरा डाया और फेरो। ठीक हो गया। सॉलिड के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे से एटम्स होते हैं, ऐसे है, सॉलिड के अंदर छोटे छोटे से एटम्स हैं। और मैं किसी एक एटम के बारे में आपको बताने लगा हूं, तो जो करें, ये एटम है जी, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस आपको दिखाया गया सेंटर में, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या चीज रिवॉल्व कर रही है? इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे जरा तवज्जो से आपने यहां पर कहानी को बड़े गौर से सुनना है, जो आपकी बुक की थ्योरी है उसको मैं समझा रहा हूं। एटम का सेंट्रल पार्ट हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, रोटेट करता है। यानी कि न्यूक्लियस आप कह लें कि ये जो मैंने आपको बताया ना, ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, न्यूक्लियस सिर्फ अपनी जगह पे घूमेगा। 1 मिनट, एम्पेयर ने क्या कहा था? जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो क्या है? करंट कैरिंग वायर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट क्या है? चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो सॉलिड के अंदर क्या है? एटम। एटम भी तो चार्ज ही है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया कि भाई सॉलिड के अंदर एटम्स हैं, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और उसके इर्द गिर्द क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये भी फ्लो ऑफ चार्ज ना हुआ? तो क्या इससे भी ये जब फ्लो करेंगे तो करंट पैदा होगा, करंट पैदा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सॉलिड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं, और ऐसा ही है। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो मैग्नेट को, मकनातीस को अपनी तरफ खींचते हैं। देखें, मैग्नेट के साथ मैग्नेट ही अटैच होगा ना, मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, मैग्नेट के साथ मैग्नेट ही अटैच होगा। बात समझ आ रही? आप मकनातीस लें, किसी प्लास्टिक की चीज के साथ लगाएं, अटैच होगा? नहीं। अगर आप वही मकनातीस किसी लोहे की चीज के साथ लगा दें, अटैच होगा। फिर इसका मतलब लोहा भी तो मैग्नेट हुआ। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये जो आयरन है, ये जो लोहा है, ये मकनातीस ही तो है। अभी बताता हूं। तो ये देखिए जरा, न्यूक्लियस यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा, ऐसे है ना, स्पिन करेगा, रिवॉल्व नहीं करता न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस रिवॉल्व तो करता नहीं, इसका मतलब न्यूक्लियस सिर्फ स्पिन करेगा। तो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड होगा सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पिनिंग मोशन की वजह से। लेकिन बच्चे, जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्योंकि वो सिर्फ स्पिन मोशन की वजह से है, क्योंकि न्यूक्लियस रिवॉल्व तो करता नहीं, वो तो सिर्फ अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। तो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से बड़ा वीक है। तो इसलिए हमारी बुक वाला न्यूक्लियस के मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र ही नहीं करता। वरना मैं आपको बता रहा हूं, जब न्यूक्लियस रोटेट करेगा तो न्यूक्लियस भी तो चार्ज है ना,
इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बुक वाला कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियस इज वेरी वीक। तो इतना वीक है कि हम इसका जिक्र नहीं कर रहे। तो जो मेन किरदार है ना मकनातीसी असर के अंदर वो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। आप गौर करें कि ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा बना हुआ है ना, आपको सही नजर नहीं आ रहा। तो ये जो मैंने साइड पे व्यू दिया है ये इलेक्ट्रॉन को जूम करके दिखाया हुआ है, जूम करके। अब इलेक्ट्रॉन की मोशन दो तरह की है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन जब ये दायरे में मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की इस मोशन को मैं क्या कहूंगा? ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिट कहते हैं दायरे में। जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा तो ये ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है ना, तो ये ऑर्बिटल मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो घूमता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता है। यानी कि ऐसे घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है। यानी कि आप कह लें कि ऑर्बिट भी रिवॉल्व भी कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है। बात समझ आई? यानी कि ऑर्बिट में भी घूम रहा है और स्पिन करता करता घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन दो तरह की है, एक ऑर्बिटल मोशन है और एक अपने ही एक्सिस के गिर्द। ये देखें, इसको मैंने जूम करके अलग दिखाया है। तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉन का एक्सिस नजर आ रहा है ना, तो ये मोशन किसकी है? इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस के गिर्द। तो बच्चे अब इलेक्ट्रॉन की मोशन दो तरह की होगी। कौन कौन सी? न्यूक्लियस को आप छोड़ दें, बस न्यूक्लियस की मैंने आपको बता दी ना। अब सिर्फ आप फोकस करें इलेक्ट्रॉन पे। ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग मोशन है ना वो बड़ी अहम किरदार अदा करती है। देखें, इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व तो करना ही करना है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर अगर देखें इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है ना, ऑर्बिटल मोशन, तो अगर आप इसकी स्पिनिंग मोशन देखें तो दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ये देखें, तो ऑर्बिटल मोशन और इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यही तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? सॉलिड की टाइप है, सॉलिड। द सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, अब दो मोशन है बच्चे, तवज्जो करें, एक ऑर्बिटल मोशन है और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन है। ऑर्बिटल का मतलब ये जब इधर घूमता है, ये ऑर्बिटल मोशन है, और ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, ये अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन क्या करें जी? सपोर्ट ईच अदर। ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोर्ट ईच अदर। सपोर्ट, एक दूसरे को सहारा दे। कब सहारा देंगी, कब सपोर्ट करेंगी? सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे फोकस करें। आप दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। दोनों की डायरेक्शन जब सेम होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी एंड एटम्स बिहेव अ टाइनी मैग्नेट, तो एटम्स एक छोटा सा मैग्नेट बन जाएगा। अच्छा, ये बच्चे कहते हैं सर डेफिनेशन की हद तक तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ठीक हो गया, मान लेते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये सॉलिड की टाइप्स है पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करती है। आप देखना किसी भी सॉलिड के अंदर एटम हम आम आंख से तो देख ही नहीं सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सॉलिड है पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? बताऊं, अगर किसी मकनातीस के साथ, ये देखें, ये जरा तवज्जो करें, ये देखें, अगर किसी मैग्नेट के साथ आप जरा तवज्जो करें, ये कॉपर की प्लेट है, ये आपको प्लेट नजर आ रही है ना, ये कॉपर की है। ये देखें, ये मकनातीस है, ये मैग्नेट इसके साथ अटैच हो रहा है, मैग्नेट इसके साथ अटैच नहीं हो रहा,
नीचे गिर रहे हैं। तो ये सॉलिड है, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है कॉपर। मुझे कैसे पता चला ये डायामैग्नेटिक है? क्योंकि ये मैग्नेट को रिपेल कर रहा है। तो ऐसे सॉलिड जो मकनातीस को अपनी तरफ खींचते हैं, ये देखें, ये मेरे हाथ में लोहा है, इसके साथ तो अटैच हो रहा है, ये देखें मैग्नेट अटैच हो गया ना। तो ऐसे सॉलिड ये आपके घरों में भी हैं, पैरा डाया फेरो आपके हर घर में है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ऐसे सॉलिड जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं। ऐसे सॉलिड जो मैग्नेट को रिपेल करते हैं यानी कि अटैच नहीं करते वो डायामैग्नेटिक हैं। और आपने देखा जो लोहे के साथ मैग्नेट बड़ी जोर से लगता है, जो अट्रैक्ट करे मकनातीस को, सॉलिड की बात कर रहा हूं, ये दोनों सॉलिड ही हैं। अब इसके अंदर देखना हमें एटम इलेक्ट्रॉन कोई नजर आ रहे हैं? नहीं। तो प्रैक्टिकली मैं कैसे समझूंगा? ये तो मैंने बता दिया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन सपोर्ट करती है वो पैरामैग्नेटिक है, और जिसमें कैंसिल करेंगी वो डायामैग्नेटिक है। ये तो ठीक है जी, थ्योरी हमने पढ़ ली। हमें आम जिंदगी में कैसे पता चलेगा? जिसके साथ आप अपने घरों में एक मकनातीस लें और मुख्तलिफ चीजों के साथ अटैच करके देखें, जिस चीज के साथ मकनातीस लग जाए वो पैरामैग्नेटिक है, और जिसके साथ ना लगे वो डायामैग्नेटिक है। यानी कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक के साथ मकनातीस अटैच होता है? नहीं। यानी कि ऐसा सॉलिड जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे वो पैरामैग्नेटिक, जो रिपेल करे वो डाया, और जो अट्रैक्ट तो करे बड़ी जोर से करे वो फेरो है। तो बच्चे आपने देखा, मैंने आपको आम जिंदगी से मिसालें दी हैं। तो आज आपको पता चला कि पैरा डाया फेरो तो हर घर में मौजूद है, सॉलिड ही है ना। तो मैग्नेट, आप जो पानी की टूटियां होती हैं तो उसके साथ भी मैग्नेट अटैच हो जाता है। बात समझ आई? लकड़ी के साथ अटैच होता है? नहीं। तो वुड क्या होगी? डायामैग्नेटिक। तो ये है बच्चे, बात समझ आई आपको? तो आई होप कि ये आपको पैरामैग्नेटिक की समझ आई होगी। तो इसका मैंने दूसरा पॉइंट यही लिखा है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्ट। ये सॉलिड को, ये ऐसे सॉलिड हैं जो मकनातीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन वीकली अट्रैक्ट, यानी कि बहुत जोर से नहीं करते, वीक करते हैं टुवार्ड्स अ मैग्नेट। यानी कि ऐसे सॉलिड जो मकनातीस को अपनी तरफ खींचते हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं। और इसके अंदर दीज मटेरियल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में नहीं होते, अनपेयर्ड, अलग अलग होते हैं। और इनकी एग्जांपल क्या जी? एल्यूमिनियम, प्लाटिनियम, मैग्नीज। एल्यूमिनियम ये घरों में ये जी जो होते हैं शोकेस जिसमें बर्तन रखते हैं, उनकी जो रेल्स होती हैं जहां पर शीशा घूमता है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है ना। आप उनके साथ भी लगा के देखेंगे तो हल्का हल्का मैग्नेट अटैच होगा। तो एल्यूमिनियम के साथ मकनातीस लग जाता है, तो फिर एल्यूमिनियम क्या है? पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अच्छा जी, अब डायामैग्नेटिक, अब आप खुद लिख लेंगे ना, इसका उलट है। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आपने खुद लिखनी है। जो फर्क है वो बता देता हूं। डायामैग्नेटिक की डेफिनेशन क्या होगी? द सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर क्या है? सपोर्ट। तो इधर क्या आ जाएगा जी? कैंसल, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब ये जो जो फर्क है ना, मैं वो सिर्फ वो लिख रहा हूं, बाकी आप सारी डेफिनेशन मैं उम्मीद करता हूं लिख लेंगे। पूरी लफ्ज में लिखनी है आपने, सारी डेफिनेशन पैरा वाली है, बस सपोर्ट की जगह पे कैंसल आ जाना है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा लेकिन वो स्पिन उल्टी डायरेक्शन में करेगा। अगर उसकी स्पिन, ये एरोज इधर को हो जाए, अब वो ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है लेकिन ऐसे घूमते घूमते ना ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल। और फिर एटम मैग्नेट नहीं बनेगा बल्कि वो कैंसल करके एड अप टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड उसमें जीरो हो जाएगा। एक तो सपोर्ट की जगह पे कैंसल लिखना है और ये वाली लाइन नहीं लिखनी, टाइनी मैग्नेट वाली लाइन नहीं लिखनी। फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल, ये अट्रैक्ट करते हैं वो रिपेल करेंगे। तो क्या आएगा जी? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या आएगा? वीकली
रिपेल्ड, ये मैंने अभी आपको दिखाया भी है, ठीक है। जिस तरह कॉपर है, कॉपर, बिस्मिथ, एंटीमनी, तो ये जो ऐसे सॉलिड जो मकनातीस को अपनी तरफ खींचें वो पैरामैग्नेटिक है, और जो रिपेल करें वो डायामैग्नेटिक है। और इसका उलट है, दीज मटीरियल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होते हैं। ओके, फिर एंड पे इनकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन डायामैग्नेटिक में क्या आ जाएगा, पानी। पानी में आप मैग्नेट डालें अटैच होता है नहीं, तो पानी क्या करता है, वो रिपेल करता है। बात समझ आई? अच्छा, पानी आप कहेंगे सर पानी तो लिक्विड है। ओ भाई, पानी नहीं कहना, वाटर नहीं कहना, एटम्स ऑफ वाटर। अब आपके बड़े चालाक हैं आप, मैं वाटर नहीं कहना, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स ऑफ सॉलिड, तो वाटर नहीं, एटम्स ऑफ वाटर। एटम तो सॉलिड है ना, उस पानी का कोई एक एटम। तो जनाब इनकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, कॉपर, ठीक है, एटम्स ऑफ वाटर, एटम्स ऑफ वाटर। और ये जो आपका नमक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, क्योंकि नमक के साथ आप देखेंगे ना मैग्नेट अटैच तो नहीं होता। अच्छा, नमक आप ये ना कहिएगा सर नमक तो पाउडर फॉर्म में होता है, नमक असल सॉलिड फॉर्म में ही होता है, वो तो बाद में उसको कूट कूट के पाउडर बनाते हैं ना, नमक है तो सॉलिड ही। अब नमक के साथ मकनातीस अटैच होता है नहीं, तो जो सोडियम क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट है, जो नमक है, वो डायामैग्नेटिक है, क्योंकि उसके साथ मकनातीस अटैच ही नहीं होता। बात समझ रहे? तो ये इनकी आ गई एग्जाम्पल। तो आई होप कि आपको पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के बारे में समझ आ गया होगा। तो ये डिफरेंस है जो पैरा से इसको अलग करता है। अब हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं जी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? अच्छा, पैरा और डाया में तो था ना कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन अगर सपोर्ट करें तो पैरामैग्नेटिक है, कैंसिल करें तो डाया। लेकिन फेरो में एटम्स कोऑपरेट करते हैं, पूरे का पूरा एटम। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द सब्सटेंसेस इन विच एटम्स cooperate each other, atoms cooperate each other, atoms cooperate each other and, और ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, ये भी अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर आप कहेंगे सर फिर पैरा भी अट्रैक्ट करते हैं, फेरो भी अट्रैक्ट करते हैं, दोनों में फर्क क्या है? पैरामैग्नेटिक मकनातीस को खींचते हैं, इनकी अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन फेरो जोर से खींचते हैं। जिस तरह लोहे के साथ मैग्नेट भाग के जाता है, तो लोहा क्या है, ये फेरो है। तो पैरा अट्रैक्ट करते हैं वीकली, फेरो अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रॉन्गली। तो दीज सब्सटेंसेस इन विच एटम्स कोऑपरेट विद ईच अदर एंड स्ट्रॉन्गली, और बड़ी जोर से अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड, और बड़ी जोर से चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जिनकी एग्जाम्पल क्या होगी जी, आयरन, लोहा, निकल, कोबाल्ट। तो ये सारे, आयरन क्या है, लोहा क्या है, ये ऐसा सॉलिड है जो मकनातीस को अपनी तरफ बड़ी जोर से खींचता है ना। तो ये देखें, ये लोहा है ना, ये मकनातीस को बड़ी जोर से खींचता है, तो ये फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। और कॉपर क्या है, ये कॉपर की प्लेट है। तो ये देखें, ये मकनातीस इसके साथ अटैच नहीं हो रहा, ये रिपेल कर रहा है, तो ये डायामैग्नेटिक है। आयरन क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक है, ये क्योंकि जोर से लग रहा है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ों में अट्रैक्शन होती है, कुछ चीज़ों में मकनातीस अटैच होता है, लेकिन उनकी अट्रैक्शन इतनी जोर से नहीं होती। जब आप मकनातीस को लोहे के करीब लेके आएंगे तो आपके हाथ काफ़ी जोर लगेगा, तो जब ज़्यादा जोर लगे तो वो फेरो है।
जो थोड़ा सा जोर कम लगे तो वो पैरा है, और जब अटैच ही ना हो तो डाया है। तो आई होप कि पैरा, डाया और फेरो की अब आपको असल मायनों में समझ आई है। तो बच्चे अब थोड़ा सा रह गया बस कि किसी भी सॉलिड को बात समझ आई। मेरा एक सवाल है कि लोहे और मकनातीस में क्या फर्क है, बताएं। सवाल समझ आई है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड मैग्नेट? ओ भाई लोहे, अब आप कहेंगे सर लोहा क्या है? लोहा भी मकनातीस ही है। ओ भाई मैग्नेट के साथ ही मैग्नेट अटैच होता है ना। लोहे का मैग्नेट के साथ अटैच होना इस बात की दलील है कि लोहा भी मैग्नेट ही है। तो लोहे को मकनातीस बनाने के लिए हम दो काम करते हैं, यानी कि एक को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन। तो जरा हम फेरोमैग्नेटिक की डोमेन थ्योरी पढ़ते हैं, आप जरा नोट करें इसे। तो जी बेटा, अब जरा आखिर में कुछ चंद बातें देखें जरा। आपने पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को तो पढ़ लिया है। अब हम फेरोमैग्नेटिक की डोमेन थ्योरी को देखेंगे। अब फेरोमैग्नेटिक के अंदर आपने ये बातें जहन में रखनी है कि फेरोमैग्नेटिक ऐसे सॉलिड हैं जो मकनातीस को बड़ी जोर से खींचते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। तो ये डोमेन थ्योरी क्या चीज है? अच्छा, एक बात तो ये याद रखनी, और दूसरा मेरा सवाल आपको याद है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड मैग्नेट? लोहा और मकनातीस में क्या फर्क है? तो बच्चे जरा देखें, लोहा बेसिकली एक मैग्नेट ही है, बस उसको प्योर मैग्नेट बनाने के लिए ना, वो इतना अच्छा मैग्नेट नहीं होता, उसके साथ अटैच तो हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोहा भी मैग्नेट बन जाए तो इस अमल को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो लोहे को मकनातीस बनाने के दो तरीके हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। लेकिन डोमेन क्या होते हैं जरा तवज्जो करें। ये है ना, ये देखें, ये कोई लोहे का कोई छोटा सा टुकड़ा है मेरे पास ना, ये लोहा है, आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। दिस इज अ पीस ऑफ आयरन। अब बच्चे इसके अंदर ना छोटी छोटी सी डोमेन होती हैं। ये लोहे के अगर आप अंदर जाके देखें तो आपको ना ये छोटी छोटी सी डोमेन से नजर आती हैं। बात समझ आई आपको? तो ये जो छोटी छोटी सी आपको लोहे का जो सबसे छोटा टुकड़ा ना आप ये कह लें, तो ये जो आपको डोमेन्स बनी नजर आती है ना लोहे के अंदर, यानी कि देखें आपको ना लगेगा कि इसके अंदर ये एक डोमेन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये डोमेन्स बेतरतीबी होती हैं, ये डोमेन्स हैं। तो किसी भी आयरन के सबसे जो छोटा हिस्सा होता है ना, सबसे छोटा हिस्सा होता है, उसको डोमेन कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है, द स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन इन फेरोमैग्नेटिक। आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक ही है। तो उस लोहे के टुकड़े का छोटा सा हिस्सा, स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन, ये देखें, ये छोटे छोटे से मैग्नेट हैं, ये भी एक मैग्नेट है। ये जो एक डोमेन है इसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसका भी नॉर्थ पोल, ये जो एरो है ना, एरो, ये नॉर्थ पोल को शो करता है, और जो उसकी टेल है ये साउथ पोल को। बात समझ आई? यानी कि ये एरो है ना, ये नॉर्थ पोल को शो करेगा और ये साउथ पोल को। तो ये छोटी छोटी सी डोमेन है, हर डोमेन एक छोटा सा मैग्नेट बनाती है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, डोमेन की आपको डेफिनेशन समझ आई कि उस लोहे के टुकड़े का जो छोटा सा हिस्सा है उसको डोमेन कहते हैं। और बच्चे दो एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, इस डोमेन का साइज कितना होता है? 1 मिलीमीटर या उससे भी कम। बात समझ आई? डोमेन का साइज कितना है? 1 मिलीमीटर या उससे भी कम। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है, दिस इज द साइज ऑफ डोमेन। बात समझ आई? तो एक डोमेन का साइज कितना? 1 मिलीमीटर या उससे भी कम। अब आप कहेंगे सर हमारी बुक में तो लिखा हुआ डोमेन का साइज होता है 1 मिलीमीटर या उससे भी कम, लेकिन बुक वाले ने साथ पता है क्या लिखा है? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो तो बड़ी चीजों को कहते हैं। तो भाई इस डोमेन का 1 मिलीमीटर साइज है, आप इसको आम आंख से तो देख सकते हैं ना। तो जिसको हम आंख से देख सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होता है, और जो वो नजर ही नहीं ना आती वो माइक्रोस्कोपिक है। जिस तरह हमारे हाथ पे जरासीम में नजर ही नहीं आते।
तो 1 मिलीमीटर या उससे भी कम जो डोमेन का साइज है ये मैक्रोस्कोपिक है, ये बड़ा साइज ही है उसके लिहाज से। अच्छा, इस छोटी सी डोमेन में एटम्स पता है कितने आते हैं? तो बच्चे जरा नोट करेंगे, इस छोटी सी डोमेन के अंदर 10 की पावर 12 से 10 की पावर 16 एटम्स, हजारों लाखों एटम्स हैं। ये तो आपको एक तीर का निशान दिखाया हुआ है, हकीकत में तो इसके अंदर 10 की पावर 12 से 10 की पावर 16 एटम्स होते हैं। तो एक ये एमसीक्यूज है, एक ये एमसीक्यूज है, सही है। उस लोहे के टुकड़े के सबसे छोटे हिस्से को डोमेन का साइज कितना है? 1 मिलीमीटर या उससे भी कम, और ये मैक्रोस्कोपिक है। और एक डोमेन में एटम्स कितने आते हैं? 10 की पावर 12 से 10 की पावर 16, हजारों लाखों एटम्स हैं। अच्छा जी, अब क्या है मैग्नेटाइजेशन, मैं उर्दू में लिख देता हूं आपको। लोहे को मकनातीस बनाने का तरीका। अब ये मैग्नेटाइजेशन का उर्दू में मतलब पता है क्या है? मैं चाहता हूं कि जो लोहा है ना, आयरन का जो छोटा सा पीस है वो मैग्नेट बन जाए। तो दो तरीके हैं बच्चे, एक तरीके का आपकी बुक वाले ने जिक्र किया, दूसरे का नहीं किया। कहता है जी आप उस लोहे के टुकड़े को उठा के, ये खाली नहीं है, इसके अंदर भी एटम्स हैं, ठीक है। मेथड 1, दो मेथड है मैग्नेटाइजेशन के। मेथड 1 क्या है जी? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि लोहे के टुकड़े को मकनातीस बनाने का तरीका पता क्या है? पहला तरीका क्या है? आप उस लोहे के टुकड़े को उठा के किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। मतलब ये कि ये लोहे का टुकड़ा है ना, ये आयरन का पीस है, ठीक है। इसको उठा के ना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब आप किसी लोहे के टुकड़े को उठा के किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर जो डोमेन पहले तो बेतरतीबी थी, अब सारी की सारी एक तरतीब में आ जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी। तो हम कहेंगे ना, ये देखें, ये सारी की सारी डोमेन एक लाइन में आ चुकी हैं। तो हम क्या कहेंगे कि डोमेन्स तरतीब में आ गई हैं। इसका मतलब है कि अब लोहे का टुकड़ा, आयरन आपका मैग्नेटाइज हो गया है। तो लोहे के टुकड़े को मैग्नेटाइज बनाने का तरीका पता है क्या है? लोहा मैग्नेट ही है। अगर आप चाहते हैं ना लोहा भी मकनातीस वाला ही काम करे, तो आप भाई यानी कि देखें ना, ये देखें, ये लोहे का टुकड़ा है ना, ठीक है, और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। आपको पता है ना, साउथ से नॉर्थ होती है लाइनें मैग्नेट के अंदर, तो साउथ से नॉर्थ में सारी डोमेन अलाइन हो जाएंगी। तो लोहे के टुकड़े को, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है साइडों पे। तो जब मैं किसी लोहे के टुकड़े को थोड़ी देर किसी मैग्नेट के दरमियान रखूंगा ना, तो वो लोहे का टुकड़ा भी मैग्नेट वाला काम करना शुरू कर देगा। तो मैं कहूंगा वो आयरन का पीस मैग्नेटाइज हो गया है। अब आपकी बुक वाला ने सिर्फ यही तरीकाकार बताया है कि बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा तरीकाकार भी होता है बाय पासिंग द करंट, बाय मेथड 2 क्या है जी? बाय पासिंग द करंट थ्रू आयरन। और ये जो मेरा कल वाला टॉपिक है ना हिस्टेरेसिस, उसमें यही तरीका लगना है। आप इस लोहे के टुकड़े में से करंट पास करेंगे तो फिर भी लोहे का टुकड़ा मैग्नेट बन जाएगा, सारी डोमेन तरतीब में आ जाएंगी। तो इस अमल को भी मैग्नेटाइज कहते हैं। तो लोहे को मकनातीस बनाने के दो तरीके हैं, या तो उस लोहे के टुकड़े में से करंट पास करवा दे, या उस लोहे के टुकड़े को उठा के किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। तो बच्चे ये दो तरीके हैं जी किसके? मैग्नेटाइजेशन के। तो बिल्कुल इसी तरह अगर लोहे के टुकड़े को मकनातीस बनाने के दो तरीके हैं, तो बिल्कुल इसी तरह लोहे के टुकड़े को, यानी कि अगर हम चाहते हैं लोहे का टुकड़ा मकनातीस तो बन गया है, अब मैं इसको खत्म करना चाहता हूं इसका असर, तो इसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, उलट है। तो इसके भी दो तरीके हैं।
अच्छा, इससे पहले मेरे याद ना भूल जाए, आप लोग ये याद रखिएगा, जो आयरन है ना, ये सॉफ्ट मैग्नेट है और जो स्टील है वो हार्ड मैग्नेट है। मतलब आयरन लोहे के टुकड़े को आपको थोड़ा सा करंट देंगे तो उसकी डोमेन आसानी से तरतीब में आ जाएंगी, जबकि स्टील को मकनातीस बनाने के लिए आपको करंट ज़्यादा पास करवाना पड़ेगा। लेकिन जब स्टील की डोमेन एक मरतबा तरतीब में आ जाएंगी तो दोबारा कभी बेतरतीबी नहीं होगी। तो आयरन इज द सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट का मतलब नरम नहीं है, और स्टील इज द हार्ड मटेरियल। तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब आ गया जी डीमैग्नेटाइजेशन। दो मेथड है। पहला मेथड कौन सा जी? बाय हीटिंग, बाय हीटिंग, गर्म करने से, जिसको आपकी बुक वाला पता है क्या लिखता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बुक वाला क्या लिखता है जी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। गर्म करने से, आपने देखा होगा कभी लोहे वाली दुकानों पे जाएं तो वो लोहे को गर्म कर रहे होते हैं। तो जब हम लोहे के टुकड़े को गर्म करना शुरू करेंगे ना तो उसकी डोमेन्स दोबारा इस तरतीब में आ जाएंगी। बात समझ आई? यानी कि पहले तरतीब में थी, अब ये क्या है, इधर से इधर आना मैग्नेटाइजेशन, और इधर से इस स्टेट में जाना डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि दोबारा फिर उसी हालत में चले जाएं। तो आप इस लोहे के टुकड़े को गर्म करना शुरू करें तो इसकी डोमेन ना बेतरतीबी होनी शुरू हो जाएंगी। कब? एक खास टेम्परेचर पर जाकर, एक खास टेम्परेचर, और उस खास टेम्परेचर का नाम है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी साइंटिस्ट का नाम है। ये मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, आपने दोनों मियाँ बीवी थे, नाम सुना होगा। अच्छा जी, दूसरा तरीका कार क्या है जी? बाय हैमरिंग द मटीरियल। हैमरिंग, हथौड़े से कूटना, यानी कि आप लोहे के टुकड़े को हथौड़े से कूटें। आपने कभी लोहे वाली दुकानों पे गए हो तो आपने देखा होगा कि वो लोहे को कूट रहे होते हैं उसको टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए। तो मैग्नेटाइज के भी दो तरीके हैं और डीमैग्नेटाइज के भी दो तरीके हैं। हमारी बुक में ये पहला ये भी तरीका डिस्कस किया हुआ है, मैग्नेटाइज का एक तरीका डिस्कस किया है, डीमैग्नेटाइज का भी एक ही है, लेकिन मैंने आपको दोनों बताए हैं। आप लोहे के टुकड़े को हथौड़ी से कूटें, हैमर से कूटें, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो उस लोहे के टुकड़े की जो डोमेन्स है ना वो सारी बेतरतीबी होनी शुरू हो जाएंगी। तो व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर जी? द टेम्परेचर above which ferromagnetic the temperature above which ferromagnetic substances convert into पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर। यानी कि फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप उसको गर्म करना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोमेन बेतरतीबी, तो अब फिर लोहे का टुकड़ा मकनातीस को अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन बहुत थोड़ा करेगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक भी तो अट्रैक्ट ही करते हैं लेकिन ये वीकली हैं और ये स्ट्रांगली हैं। तो जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरा में कन्वर्ट हो जाए ऐसे टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर। और जाते जाते एक एमसीक्यूज भी सुन लें। आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? लोहे का 750 डिग्री सेंटीग्रेड, या डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 750 जमा 273। 750 जमा, एक मिनट ठहर जिंद्र, हाँ जी, 750 जमा 273, तो ये बच्चे बन जाएगा 1023 केल्विन। 1023 केल्विन। तो ये एमसीक्यू आपने याद रखना है। आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? 750 डिग्री सेंटीग्रेड या 1023 केल्विन। डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जमा करवाते हैं, यानी कि 750 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव अगर इससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो आयरन क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। अगर इससे नीचे होगा तो वो फेरो रहेगा। बात समझ आई? तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। आई होप के ये आपको आज का लेक्चर, ये डोमेन थ्योरी भी सही समझ आ गई होगी। ठीक है, तो बच्चे अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, चीज़ें तो समझ आ रही है ना,
तो आप इससे ना परेशान हुआ करें, पढ़ाई को टाइम दिया करें। हम भी तो खपते हैं ना, बाकी सिला अल्लाह पाक की ज़ात देती ही है, बंदे नहीं सिला देते। बस आप अपनी मेहनत किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।